नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन को करने का आरओ को टारगेट करके, तो हम आज अपना ये तीसरा क्लास करेंगे। और मैं फिर एक बार ऐसे बच्चों से ऐसे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिनको जो बच्चे सीरियस तैयारी करने वाले हैं और उनको लगता है कि थोड़ा सा उनके पास समय का अभाव है, ऐसे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे जो है मैं उनको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें स्टैटिक के सारे पोर्शन और करंट से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूं। और मेरा लक्ष्य है कि नहीं है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले तक आते आते आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपको परीक्षा में लगभग 70-80% करने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए, जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है वो पुणे में स्थित है। अब राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यह जो है आईसीएमआर का एक अंग है। किसका? आई सी एम आर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं इसको। और इसकी स्थापना जो है वो 1952 में रॉकफेलर सोसाइटी, एक अमेरिका की संस्था है, उसकी सहायता से की गई थी। अब इसके बाद देखिए, हम जो अपना दूसरा प्रश्न लेते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सदैव सीधा, ऑप्शन बी सीधा एवं उल्टा, ऑप्शन सी सदैव उल्टा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, अगर हम बायोमास ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये देखिए सदैव जो है सीधा बनता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जाने के बाद ऊर्जा का कुछ न कुछ ह्रास होता है, इसके वजह से यह सदैव सीधा या एक दिशीय होता है। अब देखिए, हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। डेनियल नाबोआ या डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी उरुग्वे, ऑप्शन डी स्पेन। तो देखिए, जो डेनियल नोबोआ है वो इक्वाडोर में अभी हाल में चुना हुआ था, इक्वाडोर में। तो वहाँ के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इक्वाडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी जो है वो क्वीटो है। तो आप इसके साथ ये भी ध्यान रखते रखते चलिए। यहाँ पे मैं अगर आपको राजधानियों के बारे में बताऊं तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो चिली है उसकी राजधानी सेंटियागो है, उरुग्वे की राजधानी जो है वो मोंटेवीडियो है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 105। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही उत्तर है। जो भारत का स्थान है वो 111वें नंबर पे है। और मैं आपको बताऊं कि भारत को जो है उसके विभिन्न पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, उससे नीचे स्थान दिया गया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है। अब जो है हम अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं, जो कि हिस्ट्री सेक्शन से है। आपका पांचवा प्रश्न है, जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो देखिए, जो वाराणसी संस्कृत कॉलेज के नाम से आज जाना जाता है, या आप संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज विश्वविद्यालय के नाम से आज जिसको आप जानते हैं, वही जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित संस्कृत कॉलेज था, और जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में की थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी, और उसके बाद यह दूसरा जो है कॉलेज था उस जमाने में स्थापित। और ये जोनाथन डंकन जो है वो बनारस का रेजिडेंट था, और उसके द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। अब हमारा छठवां प्रश्न देखते हैं,
वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है लॉर्ड बेटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। तो देखिए, जो क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू कराने की बात है तो वो लॉर्ड बेंटिंग द्वारा कराई गई थी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही आप जानते हैं कि सती प्रथा का अंत जो है 1829 में अधिनियम द्वारा किया गया था। और सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम अगला प्रश्न अथवा 7वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे जो है 4 झीलों को दिया गया है और किस राज्य में वो स्थित हैं उनको दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है चपनाला झील असम, ऑप्शन बी उमिया झील मेघालय, ऑप्शन सी नाको झील हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पाला झील मणिपुर। तो देखिए, जो चपनाला झील है ये असम में स्थित है, यानी ये सही सुमेलित है। उमिया झील भी मेघालय में स्थित है, यानी यह भी सही सुमेलित है। नाको झील भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी यह भी सही सुमेलित है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है पाला झील मणिपुर, यह जो है सही सुमेलित नहीं। पाला झील जो है वो मिजोरम में स्थित है, और मणिपुर में जो झील स्थित है उसका नाम है लोकटक झील, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और मीठे पानी की झील है। अब हम अपना अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 8। अब देखिए, यहाँ पे शहर के नाम दिए गए हैं जो कि राजधानी शहर हैं, और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको दिखाना है कि कौन सही सुमेलित है। अब ऑप्शन ए है आपका टोक्यो अराकाओ, ऑप्शन बी बर्लिन विस्चुला, ऑप्शन सी पेरिस डेन्यूब, ऑप्शन डी रोम स्वान। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन ए है टोक्यो अराकाओ, यह जो है सही सुमेलित है, और बाकी जो है सही सुमेलित नहीं। बर्लिन नदी जो है, जो बर्लिन शहर है वो विस्चुला के किनारे स्थित न होकर वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखिए। और उसके बाद जो पेरिस है, पेरिस शहर जो फ्रांस की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है बल्कि सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो रोम है, इटली की राजधानी रोम, वो स्वान नदी के किनारे स्थित नहीं है बल्कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है 9। नटवरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी पूर्वांचल। देखिए, जो नटवरी है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है, और मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वहाँ के अहीरों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1947। तो देखिए, जो भारत परिषद थी, गवर्नर जनरल के मदद के लिए बनाई गई थी भारत परिषद, उसको जो है 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका सही आंसर होगा 1935। और यहाँ पे इस तरह से हमारे 10 प्रश्न सही कंप्लीट होते हैं। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर लगता है कि नहीं, हमें प्रश्नों की रेंज बढ़ा देनी चाहिए या प्रश्नों में कुछ वैरायटी करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग जो है इसे और सटीक बना दूं। और मेरी कोशिश फिलहाल तो यही है कि नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सटीक रहे। और 10 प्रश्न जो हैं वो आपके स्टैटिक यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल और डेमोग्राफी से हों, और उसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो इसमें करंट से रिलेटेड है। फिलहाल मेरा फोकस यही है। तो इस हिसाब से आज आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। अभी के लिए धन्यवाद।